आज हम लोग देखते हैं सोफिस्ट को। दरअसल दर्शन की दुनिया में दार्शनिकों की शुरुआत हम लोग सुकरात से करते हैं और सुकरात से पूर्व देखें तो थेल्स, एनेक्समीडर, एनेक्समीनिज, पैनाइस, जीनो, हिरेक्लिस, ल्यूसियस, एनेक्सेगोरस आदि विचारक यूनान में उत्पन्न हो चुके थे और उन्होंने यूनानी चिंतन को काफी प्रभावित किया था। बहरहाल हम लोग सुकरात से पूर्व की अवस्था देखें, सुकरात के समकालीन अवस्था देखें तो वहाँ पर सोफिस्ट का बोलबाला था और यह सोफिस्ट यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से निकला है। SOPHIA सोफिया, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान और या ज्ञानी। हालांकि बाद में सोफिस्ट का यह अर्थ बदल गया, ज्ञानी चतुर में बदल गया। उसका अर्थ हो गया चतुर, जिन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाए। ऐसा कई एक कारण के कारण हुआ कि ऐसे आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि यूनानी परंपरा थी उस समय तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में कि ज्ञानी वे कहलाते थे जो निःशुल्क शिक्षा देते थे। वहीं सोफिस्ट ज्ञान तो देते थे पर पैसे लेकर शिक्षा देने लगे और उन्होंने शिक्षा उन्हीं को दी, उन्हीं धनवानों को दी जो आगे चलकर यूनानी व्यवस्था में कुलीन तंत्र में एक हस्ती रखते थे, एक शक्ति रखते थे या धनिक तंत्र को कायम रखने में वे सहायक थे। और ये सोफिस्ट सच्चे दार्शनिक के रूप में नहीं थे, बल्कि अपनी ज्ञान और बुद्धि को साधन बनाकर अपनी धन प्राप्ति की चाहत में लगे हुए थे। वे ज्ञान के खोजी नहीं थे, अन्वेषी नहीं थे, बल्कि वे तो अपनी धन प्राप्ति के लिए ऐसे शिष्यों को ही ताक में रखते थे जिससे कि वे सोफिस्ट के रूप में ज्ञान दे सके और धन अर्जन कर सके। राजनीति शास्त्री सेवाइन कहते हैं कि सोफिस्ट भ्रमणशील शिक्षक थे। वे पारिश्रमिक लेकर शिक्षा प्रदान करते थे और उनका जीवन इसी पारिश्रमिक के सहारे चला करता था। वे इसी के सहारे अपना जीविकोपार्जन करते थे और विद्वानों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि सोफिस्टों का प्रादुर्भाव वहाँ ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व के काल में देखने को मिलता है और ये सोफिस्ट यूनान के नहीं थे बल्कि विदेशी नागरिक थे और उस समय इन्हें मेटिक्स भी कहा जाता था। वे शिक्षक के रूप में आए थे, एथेंस में आए थे शिक्षक के रूप में, पर वे बाहर से आए थे। उस समय कुछ समय के लिए वहाँ ठहरे और उन्हीं लोगों को वहाँ शिक्षित किए जिन्होंने की उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब अगर हम इस बात पर विचार करें कि सोफिस्ट एथेंस में क्यों आए और उन्होंने यूनानियों की को क्या शिक्षा दी, तो यहाँ पर इस संदर्भ में एक विद्वान हुए ड्यूरा, विल ड्यूरा, वे कहते हैं कि सभाओं में होने वाले वाद विवाद, जन न्यायालयों में चलने वाले मुकदमे, विचारों पर मुक्ति का रंग चढ़ाने, एक स्पष्ट और विश्वासी भाषा में बोलने की शक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकता, एक साम्राज्यवादी समाज की उत्सुकता तथा धन, इन सभी बातों ने एक ऐसी स्थिति की मांग को जन्म दिया जो एथेंस ने पेराक्लिस से पहले कभी नहीं देखी थी। और यह मांग थी औपचारिक उच्च शिक्षा की, व्याख्यान शक्ति की, विज्ञान दर्शन की, राजनीतिज्ञता की। और प्राचीन यूनान के सोफिस्ट विचारक की बात करें, यदि वर्तमान संदर्भ में तुलना करें तो आज के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से उनकी तुलना कर सकते हैं। वे समाज में विशिष्ट कहलाते हैं और यूनान का जनसाधारण लोग उनके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते थे। और एक सोफिस्ट इसी तरह हुए प्रोटोगोरस, और उन्होंने कई सोफिस्ट का जिक्र अब यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रोटोगोरस है, गॉर्जियस है और यहाँ पर
हम कह सकते हैं कि उनका मूल मान्यता ही था कि एक शिक्षक के रूप में ज्ञान बाँटना था और उनका ध्येय, उनका उद्देश्य बौद्धिक नहीं था बल्कि वे व्यावहारिक रूप में अधिक नज़र आते हैं। और सोफ़िस्ट व्यक्ति को अपने उद्देश्य की सफलता प्राप्ति के लिए व्यावहारिक साधन बताते हैं, तकनीक बताते हैं और उसका औचित्य अनुचित्य से उन्हें कोई मतलब नहीं था, बल्कि कैसे व्यक्ति उस बात को उपयोगिता में लाकर आगे बढ़ सके, यह उसकी भावना में कहीं न कहीं दिखती है। दरअसल सोफ़िस्ट की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अगर इस संदर्भ में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समय में यूनान में न्यायिक जांच करने के लिए वकील, जो कानून जानने वाले होते थे, की बहाली नहीं की जाती थी और दोषी को अपने बचाव में स्वयं अपनी बात रखनी पड़ती थी और जिसे वे दूसरों से लेखाकर पेश कर सकते थे या स्वयं ज्ञान प्राप्त कर वकालत कर सकते थे। और इसलिए विधि निर्माताओं की आवश्यकता हुई, विधि के जानकारों की आवश्यकता हुई कि विधिज्ञ रहेंगे तो वे ज़्यादा बेहतरी से अपनी बात रख सकते हैं। और यूनान में छोटे बड़े कई एक राज्य थे, वहाँ जहाँ की प्रजातंत्र था और प्रजातंत्र में आप जानते हैं कि निर्वाचित होकर शासक आते हैं और तभी वे शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति और धन प्राप्त करने के लिए उनका निर्वाचित होना आवश्यक था और निर्वाचित होने के लिए ये ज़रूरी था कि वे भाषा पर अपना अधिकार स्थापित करें, एक अच्छा वक्ता बने। इस संदर्भ में कानून के जानने वालों की बात हो या प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण की बात हो, तो यहाँ पर सोफ़िस्ट की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने हर संभव तक इसे भुनाया, लोगों को जागरूक किया, तो उसके बदले में धन भी लिया। और इस तरह कई एक तरह से सोफ़िस्ट दिखते हैं और जैसे कि भिन्न भिन्न विषयों का वो लोग शिक्षा देते थे। प्रोटोगोरस की बात करें तो व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन के लिए शिक्षा देते थे। जॉर्जियास की बात करें तो राजनीति तथा वाक्पटुता का ज्ञान देते थे। हिपियास की बात करें तो गणित और भौतिकी का अध्यापन कराते थे। ये सब ये देख सकते हैं कि विभिन्न सोफ़िस्ट भिन्न भिन्न प्रकृति के थे और भिन्न भिन्न विषयों के पारंगत थे, भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा देने की बात करते थे। और सोफ़िस्ट की ये समस्त विचारधारा मानव केंद्रित विचारधारा के रूप में देखी जाती है और क्योंकि मानव केंद्रित विचारधारा का अर्थ है कि वह विचारधारा जिसमें मानव द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, उसका आचार, उसका व्यवहार, उसका धर्म, उसकी राजनीति आदि विषयों पर जो कुछ कहा जाए, वही मानव केंद्रित विचारधारा है। दरअसल सोफ़िस्ट बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इसलिए वे लोगों को भाषण शास्त्र देने में भी निपुण बनाते थे। भाषण कला में पटु होना एक आवश्यकता थी और राजनीति में जनसाधारण की रुचि थी, लेकिन उसमें विचारों की बहुत विविधता थी। तो यहाँ पर सोफ़िस्ट की अच्छी चल बनी और वे अपनी बहुमुखी प्रतिभा को हर संभव भंजाए और सोफ़िस्ट के पास जाने का अर्थ एक यही हो जाता था कि मानो वह विश्वविद्यालय जा रहे हैं। और व्यवहारिक दृष्टि से राजनीति का जीवन था और राजनीतिक बनने की तैयारियां सोफ़िस्ट आराम से कराते थे। सोफ़िस्ट को कुछ लोग पत्रकार भी बोलते हैं, आधे पत्रकार के रूप में देखते हैं तो आधे आचार्य के रूप में भी देखते हैं। सोफ़िस्ट के संदर्भ में बार्कर ने कहा है कि सोफ़िस्ट के बारे में हम यह कह सकते हैं कि सोफ़िस्ट कोई सांप्रदायिक रूप के स्वरूप में नहीं था, इसका कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं था। वहीं बार्कर यह भी कहते हैं कि सोफ़िस्ट लोग की गतिविधि कोई एक विषय तक में ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे लोग कई विषयों के ज्ञाता थे, कई विषयों के आचार्य थे, कई विषयों के शिक्षक थे। और सोफ़िस्ट वाद विवाद में
फंसना नहीं चाहते थे, वे कुतर्की नहीं थे और न ही कोई अच्छी बात को वे बुरी बात सिद्ध करने के फेर में लगे रहते थे। और सोफिस्ट मूलतः ज्ञान व्यवसाय के रूप में थे। जैसे कि आज आप किसी कलाकार को देखते हैं, पेशेवर कलाकार को देखते हैं, उसी स्वरूप में सोफिस्ट का महत्व दिखता है। और पेशेवर होने के बावजूद भी उन्हें वेतन मिलना आवश्यक नहीं था। यह भी समझ लें, प्लेटो एवं अरस्तु ने इसी आधार पर सोफिस्टों की आलोचना करते थे कि वे लोग पैसे लेकर शिक्षा देते थे, जबकि ज्ञानी पैसे लेकर शिक्षा नहीं देते हैं। पैसे की कोई बात ही नहीं होती है। वे कोई क्रांति के पक्षधर भी नहीं थे, वे परिवर्तन भी नहीं चाहते थे कि भयंकर परिवर्तन जैसी भी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। और सोफिस्ट लोग यूनान आए भी इसलिए थे कि यूनान तत्कालीन समय में बौद्धिक केंद्र के रूप में था। और एथेंस में सोफिस्ट लोग को ऐसे सब ज़्यादातर शिष्य मिले जो कि धनी थे और उस धन अर्जन से वे अपना बेहतर कर सकते थे। राजनीतिक परिस्थिति के संदर्भ में देखें तो उन धनिक लोगों का प्रभाव काफ़ी अधिक था और उन्होंने उस धनिकों का प्रभाव सोफिस्ट की शिक्षा पर कहिए तो इसे कहीं न कहीं सोफिस्ट की शिक्षा को विकृत करके रख दिया, क्योंकि सोफिस्ट लोग सिर्फ धन के लालच में, धन के लोभ में विशेष जो चाहते थे उसी तरह की तर्क वितर्क करके उसे संतुष्ट कर देते थे। और एथेंस के नागरिक को देखें, वहाँ के धनिक वर्ग को देखें तो उसे लोकतंत्रात्मक जो संस्थाएं थी उससे कोई विशेष सहानुभूति नहीं थी। और ये धनी लोग ज्ञान प्राप्ति भी करना चाहते थे तो सबों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। वे लोग भाषण कला में दक्ष होना चाहते थे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वो अपनी सहभागिता निभा सके और या न्यायालय में कोई दोषारोपण की व्यवस्था हो तो वहाँ अपना बचाव कर सके। तो इस तरह की भी बातें होती है और इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र चुनाव में विजयी सुनिश्चित कराना इनका एक कार्य जब बन गया इनकी, तो यहाँ पर सोफिस्ट की शिक्षा कहीं न कहीं अपने आप में उद्देश्य भ्रष्ट के रूप में हो गई। सोफिस्ट के शिष्यों में से ही बहुत से अल्पतंत्र के नेता भी उस समय बने दिखते हैं। सेबाइन कहते हैं कि सोफिस्टों का कोई विशेष दर्शन नहीं था, उन्होंने वह शिक्षा दी जिसके लिए अमीर विद्यार्थी उन्हें पैसा देने के लिए तैयार थे। यहाँ पर एक मानवतावादी संदर्भ को देखें तो गोर्जियास एक सोफिस्ट के रूप में आते हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑन नेचर और द नॉन एग्जिस्टेंट या प्रकृति या अनस्तित्व। उन्होंने जो अपने दर्शन को 3 बातों में लिपिबद्ध किया था। पहला कि कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है अर्थात किसी भी चीज़ को वास्तविक नहीं समझा जा सकता है, वो वस्तु ही नहीं है तो वास्तविक कैसे समझा जाएगा। दूसरा, यदि कोई भी चीज़ है, यदि मान ले जाए कोई भी चीज़ है तो उसका ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, अगर है भी तो ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कि यदि किसी प्रकार का ज्ञान हो भी जाए तो उसे इस ज्ञान को अन्य लोगों को संप्रेषित नहीं किया जा सकता। गॉर्जियस ने इस तरह भौतिकवादी दर्शन के अध्ययन को निरर्थक बतलाया और उन्होंने कहा कि मनुष्य के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विषय यदि कुछ है तो स्वयं मनुष्य है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य संबंध रखने वाले शास्त्रों और विषयों का चिंतन किया जाना चाहिए। और वहीं बार्कर ने इस संदर्भ में कहा है कि यदि गार्जियास ने अपने संदेहवाद के कारण यह दावा किया कि जगत में कुछ भी सत्य नहीं है तो उसका तात्पर्य केवल यही था कि आयोनियन दार्शनिक द्वारा वर्णित सत्य की कोई सत्ता नहीं है। उनका यह अभिप्राय नहीं था कि किसी नैतिक सत्य का अस्तित्व नहीं है, केवल शक्ति ही जगत में एकमात्र न्यायोचित तत्व है।
सोफिस्टों ने संशयवाद को भी उत्पन्न किया। इसका एक अलग दृष्टिकोण है और संशयवाद के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति के उस बौद्धिक चरित्र को चुनौती दिया जो कि आरंभिक यूनानी विचारधारा के एक आधार के स्वरूप में थे। और इन्होंने सत्य की सापेक्षता की भी बात की। यहाँ पर हम प्रोटागोरस की बात कह सकते हैं जो कि एक सोफिस्ट थे और महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख रूप से ये जाने जाते हैं। यहाँ पर प्रोटागोरस ने कहा है कि मानव सभी बातों का मापदंड है, जो है वही वास्तविक है और जो नहीं है वह वास्तविक नहीं है। उन्होंने अपने मानव को केंद्र में रखा है और इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह ठीक है कि मानव ही ज्ञान अर्जन करता है, मानव ही राजनीति करता है, मानव ही किसी भी नीति का संचालन करता है, सृजन करता है, पर क्या यह व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ होता है या यह सार्वजनिक होता है, सबों के लिए होता है? तो यहाँ पर कहते हैं कि मानव की अनुभूति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो उसका उपभोग करते हैं वही जान सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि चीनी खाकर इतना मीठा लगा तो इस स्वाद की अनुभूति सिर्फ खाने वाले को ही हो सकता है। यह स्वाद हमेशा विषय निष्ठ होता है। इसके साथ साथ आगे यह भी कहा गया है कि मानव सर्वमुखी होता है या व्यापक मानव के रूप में होता है। तो कहते हैं बिना आत्मनिष्ठ अनुभूति के ज्ञान नहीं हो सकता है। यहाँ पर आत्मनिष्ठ ज्ञान की बात करते हैं कि जैसे उदाहरण देते हैं कि जन्म के कोई यदि जन्म से अंधा है तो उसे रंग का ज्ञान कैसे हो सकता है, पर रंग के संवेदन की अनुभूति में भी सार्वजनिक तथा विश्वव्यापी संवेदना को समझा जा सकता है। फिर यहाँ पर एक बात आई है कि मानव व्यष्टिनिष्ठ है, नहीं तो मानव कोरा पूरा बुद्धिपरक हो सकता है या विवेकशील प्राणी हो सकता है। मानव संवेदनशील बौद्धिक प्राणी है, लेकिन इसका ज्ञान पाश्चात्य दर्शन के बाद दिखता है। प्रोटागोरस के लिए तो हम मानव को सिर्फ एक व्यष्टि मात्र के रूप में देख सकते हैं। वे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को जो दिखता है, जो उसे बोध होता है, वही उसके लिए सत्य है और एक दूसरे से वह भिन्न होता है। भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष होता है तो उसका स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है तो उसे मरुस्थल में जाने के बाद पूरा बालू जलाशय के रूप में दिखता है, वहीं अन्य व्यक्ति को केवल बालू का ढेर दिखता है। कहा जाता है कि प्लीहा के जो रोगी होते हैं चमेली का भी फूल पीला दिखने लगता है, जबकि अन्य व्यक्तियों को तो उजला ही दिखता है। यही चीज चांद के संदर्भ में भी होती है। प्रसन्न आदमी को खिला चांद दिखेगा तो दुखदाई आदमी को बिरही चांद दिखता है। वे कहते हैं कि निरपेक्ष या परम सत्य जैसी कोई चीज संसार में है ही नहीं। सत्य का अंतिम और पूर्ण रूप जाना ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई सिद्धांत, कोई धारणा, कोई विचार, कोई नियम इस विश्व में नहीं है, नहीं बनाए जा सकते जो कि हर देश, हर काल, हर स्थिति में सर्वमान्य हो। वो कहते हैं व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से सत्य का अन्वेषण करता है, पर मनुष्य सभी मापदंडों का मापदंड स्वयं है और जो सभी वस्तुओं का जो विद्यमान है तथा जो विद्यमान नहीं है। यहाँ पर ये कहते हैं कि ज्ञान निरपेक्ष नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान सापेक्ष होता है और अगर सापेक्ष है तो सर्वव्यापी ज्ञान संभव ही नहीं है। ज्ञान को सर्वव्यापी और सर्वकालीन सत्य कहा जाए तो मानव को ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिसे वह ज्ञान कहता है वास्तव में वह ज्ञान नहीं है, बल्कि अपना अपना मत है, अपना अपना राय है। यहाँ पर एक
विद्वान हुए हेराक्लिटस। उन्होंने कहा है कि सभी वस्तुएं वास्तव में प्रभाव मात्र है, चलती रहती है। कोई एक व्यक्ति, इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, कोई एक व्यक्ति यदि नदी में डुबकी लगाता है तो क्या वह नदी वही नदी रह जाती है? नहीं, नदी का जल प्रवाह चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, वह प्रति क्षण बदलते रहता है, जल स्थिर नहीं है। और व्यक्ति भी, अगर नदी एक समय दो समय में एक जैसी नहीं है तो व्यक्ति भी एक समय जैसा कैसे रह सकता है? दो क्षण में व्यक्ति का मन बदल जाता है, न केवल मन बदलता है बल्कि तन भी बदल जाता है, उसका रक्त बदल जाता है, रक्त की स्थिति बदल जाती है, रुधिर रक्त का संचालन प्रति क्षण बदलते रहता है। ऐसे में व्यक्ति भी दो क्षण में एक समान कहाँ रह जाता है? और इस दुनिया में, संसार में प्रत्येक वस्तु यदि प्रति क्षण बदलती रहती है तो किस वस्तु का ज्ञान वास्तव में हो सकता है? वास्तव में ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। वास्तव में प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण में बदलती भी है और नहीं भी, क्योंकि वह एक क्षण में परिवर्तनशील कही जा सकती है। और कोई भी अस्थायी वस्तु तो इस दृष्टि से हम कह ही नहीं सकते। तो ऐसे में ज्ञान किस वस्तु का होगा, यह भी सोचने वाली बात है। सोफिस्ट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सोफिस्ट हुए प्रथम विचारक हुए जिन्होंने तर्क को प्रधानता दी, तर्क की कसौटी पर किसी भी चीज़ को गढ़ा, जो सिद्धांत तर्क या वाद विवाद पर खरे उतरते थे उन्हें ही वे मानते थे। हालांकि सोफिस्ट के योगदान को कम नहीं माना जा सकता, और सोफिस्ट के महत्व को बारकर के शब्दों में कहें तो महत्व इस बात का नहीं था कि सोफिस्टों ने क्या शिक्षा दी, महत्व इस बात का था कि उन्होंने शिक्षा दी। उनके पास जाने का अर्थ था विश्वविद्यालय में जाना, और यह विश्वविद्यालय ऐसा था जो नवयुवकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता था, क्योंकि व्यवहारिक जीवन राजनीति का जीवन था, इसलिए वह उनके राजनीतिज्ञ बनने की तैयारी करना था।